डियर स्टूडेंट्स, एनडीए मैथमेटिक्स के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने सेट के कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है और वेन डायग्राम के बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि वेन डायग्राम क्या होते हैं। और आज के लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स कि सेट पे कौन कौन सी ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, जिसमें से जो मेन है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स और चौथा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो अब हम इन चारों ऑपरेशंस को एक एक करके पहले समझेंगे और इन पर रिलेटेड जो हमारे एनडीए के क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे सबसे पहली जो ऑपरेशन है दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये दो सेट्स हैं, जिसमें से पहला है 2 4 6 8, जैसे मैंने ये ले लिया, और दूसरा मैं कोई सेट ले लेता हूँ जैसे 6 8 10 12, कुछ ऐसा ले लिया मैंने। ठीक, तो अब देखिए कि इन दोनों का जो यूनियन है, इन दोनों की यूनियन को हम ए यूनियन बी ऐसे डिनोट करते हैं। और ए यूनियन बी यानी इन दोनों का जो यूनियन है वो भी एक सेट होता है, और उसमें वो सभी एलिमेंट आ जाते हैं जो ए में हो या फिर बी में हो। ठीक, बेशक वो ए में हो या बी में हो, सभी के सभी एलिमेंट हम ए यूनियन बी में लेते हैं। तो देखिए 2 4 6 8, देखिए जो दो बार आ गया, दो बार हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 6 और 8 जो ए में भी है बी में भी है, तो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 10 और 12, ठीक है। अब देखिए दो बार लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई सेट मान लेते हैं, ए लिखते हैं 1 2, ठीक, और सेट बी लिखते हैं 1 1 2 2 2, ऐसे लिख दिया मान लिया, तो देखिए कि ये जो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट जो है कोई ज़्यादा मैटर यहाँ पर नहीं करता, ये दोनों सेम ही माने जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी रिपीटिशन नहीं करेंगे। तो देखिए कि ए यूनियन बी की डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, बी क्या होता है, एक सेट होता है। उस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट आ जाते हैं जो या तो ए से रिलेटेड हो या बी से रिलेटेड हो। यानी ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, चाहे वो ए से रिलेटेड हो चाहे बी से रिलेटेड हो। अब देखिए कि यूनियन का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है 1 3 5 7 9 11, एंड सेट बी जो है 1 से लेकर के 8 तक नेचुरल नंबर हैं, और हमें क्वेश्चन दिया कि फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है, ए और बी का सम्मिलन यानी इनका जो यूनियन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये कहेंगे कि ए यूनियन बी भी क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 ये आ जाएंगे। ठीक है, और ए यूनियन बी के कंसेप्ट को अगर वेन डायग्राम से समझे तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये दूसरा सर्कल है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या होगा कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए से भी बिलोंग करते हैं या फिर बी से बिलोंग करते हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर जो है, ये देखिए मैं पोर्शन शेडेड बना देता हूँ कि ये सारा का सारा जो शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए कि यूनियन ऑफ टू सेट्स
पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है एनडीए में 2009 में पूछा गया था, उसको मैं डिस्कस करवा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दो सेट्स दे दिए हैं। सेट एक्स जो है वो क्या गिवन है आपको, 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, और दूसरा सेट आपको y दे दिया। y में आपको क्या दिया कि 9 इंटू n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, x यूनियन y फाइंड आउट करना है, क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि जैसे पहले तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं कि n इज इक्वल टू, अगर 1 रखूँ मैं तो 1 रखने पर क्या आएगा कि 4 पावर 1 यानी 4 हो गया, और माइनस 3 माइनस 1 यानी 0 आ गया। तो पहला एलिमेंट 0 आ गया। इसी तरह से n इज इक्वल टू 2 रखूँगा, 4 टू ज़ 16 और 3 टू ज़ 6 माइनस 1, ये हो गया 10, 10 माइनस 1 9। ओके, इसी तरह से अगर n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो 4 पावर 3 हो गया 64 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 54। ठीक, इसी तरह से हम इसमें पुट करते रहेंगे। और अगर इसी तरह से n की वैल्यू जो है y के अंदर इसमें रखते रहें तो y वाले सेट में, तो n की जगह 1 रखेंगे तो ये देखिए 0 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 1 इंटू 9 9 आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो ये देखिए कि 3 माइनस 1 जो है 2 18 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 9 की टेबल चलती जा रही है, और ऊपर वाला भी जो है इसमें जो भी आएगा वो 9 की टेबल में ही ज़रूर आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 27 36 45 54 भी कहीं ना कहीं आएगा, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो देखिए कि जो x में जो एलिमेंट है वो y में तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है, x y का एक सबसेट है, x अंदर है y बाहर है इसे। ठीक, तो ये x है और ये y है, तो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, y तो बनेगा। ठीक है, तो x यूनियन y ये बनेगा 0 9 18 27 36 45 54। देखिए जो रिपीट हो उसको एक बार लेंगे और ये इसी तरह से चलता रहेगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ये देखिए बी ऑप्शन जो है सेम टू सेम ऐसा ही है। अब आइए कुछ ऑपरेशन ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसके कुछ गुण पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है कोमोटेटिव लॉ। कोमोटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि इसको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये मान लेते हैं कि हमारे पास ए है और ये दूसरा सेट क्या है, बी है। तो आप ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ए यूनियन बी भी वही है और बी यूनियन ए भी यही है। या फिर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ सिंपल सा, 1 2 3, बी इज इक्वल टू मैंने लिया 3 4 5। ओके, अगर मैं ए यूनियन बी करूँगा तो भी 1 2 3 4 5 आएगा, और अगर मैं बी यूनियन ए करूँगा तो भी क्या आएगा, वही 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ए आए चाहे पहले बी आए। तो इसे हम कहते हैं कोमोटेटिव लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं, कोमोटेटिव लॉ।
इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी हमारी आती है कि चाहे हम ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आता है उसमें उसके साथ यूनियन ऑफ सी कर ले, चाहे ए का यूनियन किसके साथ कर ले, बी और सी की यूनियन के रिजल्ट के साथ कर ले, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। चाहो तो आप यहाँ पर एक सेट सी अपनी तरफ से चूज करके देख लो, ठीक है, और ये आपने करके देखना, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है कि अगर हम किसी सेट ए का यूनियन लेते हैं किसके साथ, फाई के साथ, एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक। और फाई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक। और जो फोर्थ है वो कहता है कि अगर हम ए का यूनियन करें ए के साथ ही, जैसे A1 2 3 है, दूसरी बार भी A1 2 3 है, तो ए यूनियन ए क्या रहेगा, 1 2 3 तो रहेगा। तो ए यूनियन ए जो है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं इडिपोटेंट लॉ। और अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेते हैं किसके साथ, ए के साथ, तो ये यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक। तो आपने जो है इसमें यूनियन वाले साइन में और यू में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जब आप एग्जाम में देखोगे ना तो प्रिंटिंग में तो आपको साफ साफ नजर आएगा, ये तो यूनिवर्सल सेट वाला यू है और ये यूनियन का सिंबल है, ओके। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल सेट जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और जो भी सेट हम कंसीडर करते हैं बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। जैसे आपका सेट यहाँ पर ये वाला सेट जो है ए लेते हैं, तो ए और इसका यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा, ठीक है। इसको हम लॉ ऑफ यू बोल देते हैं। अब देखिए कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था हमारे, तो इसमें ये कहता है कि सेट ए में जो है 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो कितने हैं, 6 हैं। तो ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, मिनिमम। तो देखिए कि ए में मान लेते हैं कि ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी में जो है 6 एलिमेंट है। तो अब ए यूनियन बी में जो है मिनिमम नंबर कब होंगे, जब ये तीनों के तीनों इसमें मैच कर जाए, यानी ये 1 2 3 ये तीनों के तीनों बी में भी हो, 3 आगे 4 5 6 हम ले लेते हैं कंटिन्यूटी को बिना तोड़े। तो अगर ये तीनों के तीनों मैच करते हैं ना तब ए यूनियन बी में क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो इस केस में जो है ए यूनियन बी में जो है 1 2 3 4 5 6 ने पूरा का पूरा बी आ जाएगा, नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 6, ठीक। तो यहाँ से समझ गए ना कि ए यूनियन बी जो है वो पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, बी के बराबर ही होगा। बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो इस हिसाब से जो है बी ऑप्शन जो हमारा सही रहेगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन और एनडीए का ले रहा हूँ कि जो 2019 में हमारे से पूछा गया था। तो वैसे देखने में तो इसकी जो स्टेटमेंट है ना ये डरावनी सी लगती है, बाकी है इसमें कोई दम नहीं, बिल्कुल भी दम नहीं है क्वेश्चन में। कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 और ए इज लेस देन बी आपको दिया हुआ है, ठीक। तो ये ए यूनियन बी दे करके आपसे क्या पूछा है, ए और बी पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन
0, तो यहाँ पर इसको हम x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक बार इज इक्वल टू 0 लेकर के हम सोल्व करेंगे। तो अगर इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो या तो ये 0 है या फिर ये वाला 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, यही आएगा। तो अगर ऐसे दो पॉइंट आ जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। बिल्कुल आसान सा मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या करना, आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। और अब देखिए ए छोटा है तो ए को आप पहले मार्क कर लें, बी बड़ा तो बी को आप बाद में कर लें, ठीक। तो अब यहाँ पर आपके पास 1 2 3 इंटरवल हो गए। अब इन तीनों इंटरवल के लिए आपने क्या चेक करना है कि आपने इक्वल टू 0 करके किया ना, इसको आप ग्रेटर देन 0 करके जो है वापस इसको चेक करोगे कहाँ पर कौन से इंटरवल के अंदर जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो देखिए इन दो फैक्टर की प्रोडक्ट जो है, इन दो फैक्टर की गुणा जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ी कब होगी, जब या तो ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो या फिर ये दोनों फैक्टर क्या हो, नेगेटिव हो। तो पहले तो हम इस इंटरवल में चेक करते हैं क्या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब जो इस साइड जो है माइनस इन्फिनिटी है और इस साइड क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। तो ए से छोटा अगर नंबर लोगे ना, यहाँ पर ए से छोटा लोगे तो पहले वाला भी नेगेटिव, और ये छोटा लिया तो ये भी नेगेटिव होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसका मतलब एक इंटरवल तो हमें ये मिल गया जो हमें चाहिए, ठीक। और इसमें ए खुद शामिल नहीं है, ठीक, क्योंकि खुद ए को शामिल कर लिया तो 0 ही हो जाएगा ये, ठीक। इसी तरह से ए और बी के बीच में चेक करो। ए और बी के बीच में आपने कोई नंबर ले लिया तो जैसे ए से बड़ा नंबर आ जाएगा, इधर ए से बड़ा आती है तो प्लस का हो जाएगा, और ए से बड़ा लेकिन बी से छोटा है तो माइनस का, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल तो हमारे काम का नहीं है। ये वाला इंटरवल चेक करो। इस इंटरवल में अगर आप कोई नंबर लेंगे तो बी से बड़ा होगा तो ए से तो ऑटोमेटिक बड़ा ही होएगा। तो अगर वो वाला नंबर यहाँ इस इंटरवल का रखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये इंटरवल भी हमारे काम का है, लेकिन इसमें बी खुद शामिल नहीं है। तो अगर इंटरवल पूछे तो माइनस इन्फिनिटी टू ए और बी टू इन्फिनिटी, ठीक। लेकिन हमें सेट पूछा गया है, तो सेट में कौन सा, इसमें देखिए कि पहले को चेक करो कि x इज ग्रेटर देन a, लेकिन हमारा x इज लेस देन a है। लेस देन a ढूंढो कहाँ पे है, यहाँ पर x इज लेस देन a है, और या फिर x इज ग्रेटर देन b है। x इज ग्रेटर देन b है तो सो यहाँ पर b ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखो कुछ एक स्टूडेंट को अगर ये चीज़ क्लियर ना हुई हो ना, तो एक और भी आसान तरीका इसका बताता हूँ कि जहाँ पे ए और बी है ना, इसको अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान लो आप। जैसे ए को मैं मान लेता हूँ कि 3 है और बी को मान लेता हूँ 7 है, ठीक है। और फिर जैसे आप यहाँ पर ये नंबर लाइन ड्रा करते हैं ना, 3 7, और यहाँ पर आप लिख लें x माइनस 3 और x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इसमें वैल्यू आप पुट करके देख लो बेशक, फिर ज़्यादा अगर मान लिया समझ ना आ रहा हो ना तो ऐसे सिंपल भी करके देख सकते हो कि 3 से छोटी संख्या रख के देखिए, जैसे 2 रख के देख लिया, 2 माइनस 3 नेगेटिव, 2 माइनस 7 नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंटरवल शामिल हो गया, ठीक। और इसी तरह से ये रख के देखें 3 और 7 के बीच का, जैसे मान लिया मैंने 4 रख के देख लिया, 4 में से 3 गए, 1 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो इसका मतलब ये इंटरवल नहीं है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए 7 से बड़ा, जैसे मैंने 8 रख के देखा तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इंटरवल भी हमारे काम का हो गया। तो इस तरह से ये 2 इंटरवल मिल गए
इसमें से एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा बस। और समझने के बाद इनको वापस ए और बी में कन्वर्ट कर दो। आगे सेकंड ऑपरेशन आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है कि अगर सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 है एंड सेट बी इज इक्वल टू 6 8 10 12 है, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इन सेट हमने वही लिए दोनों जो हमने यूनियन में डिस्कस किए थे, इस बार हमें इंटरसेक्शन डिस्कस करना है। तो इंटरसेक्शन के अंदर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट होते हैं जो ए में भी हो एंड बी में भी हो। तो ए और बी में कॉमन जो है वो कौन कौन से, 6 एंड 8। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर क्या रहेगा, 6 एंड 8, इन दोनों एलिमेंट का जो सेट बनेगा वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसको अगर आप वेन डायग्राम से समझो तो जैसे ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, तो ये जो बिल्कुल कॉमन पार्ट है ना इन दोनों का, दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इंटरसेक्शन को इस तरह से हम ये उल्टे साइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कि यूनियन की तरह से हमारे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी आती है और इन प्रॉपर्टीज़ को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा उनमें इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी हम लेते हैं ना, तो जैसे मान लेते हैं ये सेट हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास है बी है। तो ये बीच का जो पोर्शन है ये क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। और अगर बी इंटरसेक्शन ए भी लेंगे तो भी यही पोर्शन आना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम सेट्स का ऑर्डर चेंज कर दें, इनका क्रम बदल दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप का जो लॉ है उसको हम क्या कहते हैं, कोमोटेटिव लॉ कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं इसको। ठीक, और अब देखिए कि इन दो सेट्स की बजाय हम एक तीसरा सेट और ले लेते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि मैं सेट सी और ले लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा ना वो ये वाला जो तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा यहाँ सिर्फ ये बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो जैसे क्या होता है कि पहले आप ए इंटरसेक्शन बी यानी ये बीच वाला पोर्शन चूज कर लो, फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी वही आएगा। और अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो बी इंटरसेक्शन सी के साथ यानी ए का इसके साथ लोगे तो भी इंटरसेक्शन वही आएगा। कहने का मतलब ये है, चाहे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी यानी ये बीच वाला पोर्शन ये वाला निकाल करके फिर उसका सी के साथ ले लो, सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, चाहे ए का इंटरसेक्शन किसके साथ ले लो, बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ ले लो। ठीक, कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ इन इंटरसेक्शन। अब देखिए कि फाई का इंटरसेक्शन आप किसी भी सेट के साथ ले फाई ही आएगा। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा। और दूसरा हमारे पास मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है ये और यहाँ पर सेट हमारा ए है। यूनिवर्सल सेट और ए का जो इंटरसेक्शन है वो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल यू, ये इंग्लिश वाला यू है बड़ा, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू। ठीक, अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए का ए के साथ मान ले कि ए जो है क्या है 1 2 3, फिर से ए लेते हैं 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन ए भी क्या रहेगा 1 2 3 यानी अगेन ए के बराबर ही रहेगा ये। ओके,
तो A इंटरसेक्शन A इज ऑलवेज इक्वल टू A। ठीक, दिस इज कॉल्ड इडिपोटेंट लॉ। और अब आगे जो मैं लॉ बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एमसीक्यूज में हम आगे वाले लेक्चर्स में इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या होता है, मैं लिख के समझा देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो ये किसके इक्वल होता है? A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक, तो ये जो लॉ है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो इसमें A यूनियन B और जो ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर आ जाएगा और A यूनियन C। ठीक, तो इन दोनों लॉज को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। अब देखिए कि एक इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि यहाँ पर आपको दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। कि यहाँ पर देखिए कि पहला सेट ए है और यहाँ पर आपको एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है कि रियल नंबर है, कुछ नहीं दे रखा, तो भी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार तो इसको हम नेचुरल नंबर लेंगे तो भी सम निकल जाएगा, रियल नंबर लेंगे तो भी निकल जाएगा। तो अगर मान लिया रियल नंबर लेते हैं तो देखिए इसका इंटरवल क्या आता है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और इसमें ये यहाँ पर कहीं 0 है और ये 2 है, तो 0 भी शामिल है 2 भी शामिल है, यानी ये सारा जो ये इंटरवल है ये इसके अंदर शामिल है। ठीक, और दूसरा देखिए कि सेट बी जो है, बी में बच्चे गलती क्या करते हैं कि y इज ए प्राइम नंबर। अब बच्चे बी में जो गलती कर रहे हैं, एक बार मैं गलत लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि प्राइम नंबर में हम क्या करते हैं कि 1 2 3 5 7 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर ले लिया, तो इसमें गलती पता है कहाँ है? गलती यहाँ पर है, ये 1 जो मैंने ले रखना है गलत है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 न तो प्राइम है न ही कंपोजिट है। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा नंबर, अभाज्य संख्या की परिभाषा बता रहा हूँ मैं, कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही डिवाइज़र हो, दो ही विभाजक हो, ऐसी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। अगर दो से कम डिवाइज़र है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं है, और दो से ज़्यादा है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं है। जिसके एग्जैक्टली दो डिवाइज़र हो वही नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो देखिए कि अगर आप इसको रियल नंबर मानो चाहे नेचुरल मानो, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें सिर्फ एक नंबर ही कॉमन होगा, दैट विल बी 2। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट विल बी 2। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही रहेगा? सी आंसर जो हमारा सही होगा। अब इंटरसेक्शन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 2017 में हमारे से पूछा गया था। कहता है कि लेट ए इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर मैं यहाँ पर सेट ए को लिखूँ तो मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 की टेबल ही है, 2 4 6 8 10, और ये चलता रहेगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, और b जो है दैट इज x इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 10 15 20 25 30, और ये चलता रहेगा। और c
x इज मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। अब आपको फाइंड आउट करना कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए कि जो नंबर 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होगा ना, वही 10 से डिवाइड होगा, ये तो हमें पता है। तो तीनों में जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, जो 10 की टेबल में आएगा वही तीनों में कॉमन आएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ 10, 10 कॉमन आया, आगे 20, 20 कॉमन आएगा, आगे 30, 30 कॉमन आएगा। ठीक, तो जो हमारा कॉमन आएगा ना इनका, वो क्या आएगा, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ये 10, 20, 30, 40 क्या है, ये सेट सी तो है। ठीक, और सेट सी नाम का कोई ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर ये ऑप्शन भी सी है। ठीक, तो इस चीज़ को भी एक बार ध्यान रखना आपने कि जैसे हमारा यहाँ पर आंसर क्या है सी, और ऑप्शन भी क्या है, ये सी है। कई बार ये वाला जो सेट सी है ना, यहाँ पर दे देते हैं। ठीक, और हम OMR शीट में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सी यहाँ पर ना दे करके कहाँ दिया होता, यहाँ दिया होता, मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ। ठीक, मान लीजिए यहाँ दिया होता और बच्चे इस सी को देख के OMR शीट में सी भराते हैं। ठीक है, OMR शीट में फिर क्या भरना होता, बी। ठीक, लेकिन फिलहाल जो है इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है ये सी पे ही है, तो अब इसको सी पे रहना है। अब आगे देखिए कि एक 2015 का क्वेश्चन हम और कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको ABCD 4 सेट दिए हुए हैं, जिसमें से A इंटरसेक्शन B भी 5 है और C इंटरसेक्शन D भी 5 है। यानी अगर हम यहाँ पर ये कहें ना कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, इसका मतलब A अलग है और B अलग है। ठीक, A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे जो सेट है उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। कौन से कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, और इसको हिंदी में बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। तो अब देखिए कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि A इंटरसेक्शन B5 यानी A और B भी डिसजॉइंट है, और इसी तरह C इंटरसेक्शन D इज आल्सो इक्वल टू 5, यानी C और D भी क्या है, डिसजॉइंट है। तो अब ये कहता है क्या A यूनियन C एंड B यूनियन D आर ऑलवेज डिसजॉइंट। अब देखो कि अगर हम इनको अलग अलग मान लेना कि C और D, तो A यूनियन C और B यूनियन D ये तो डिसजॉइंट होंगे। लेकिन ये कहता कि ऑलवेज, तो हमेशा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब देखिए कंडीशन क्या दे रखी है कि A एंड B डिसजॉइंट है, यानी A हमारा अलग है। एक अलग से चित्र बनाता हूँ मैं हमारा कि A ये है, ठीक, और B मैं इसको कह देता हूँ। ठीक, तो इस चित्र के अनुसार ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब C ऐसे हो सकता है, इनमें ये C हो सकता है और ये D हो सकता है। ठीक, तो C और D भी डिसजॉइंट है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आप देखो A यूनियन C। अब A यूनियन C तो है, यहाँ से देखिए A यूनियन C ये आ गया, ये A यूनियन C आ गया, और B यूनियन D, और B यूनियन D के अंदर देखिए कि मैं दूसरा कलर लेके दिखाता हूँ, सही समझ आ जाएगा। B यूनियन D के अंदर ये देखिए ये आ गया, ये B है, और यूनियन के अंदर ये देखिए सारा आएगा। तो अब देखिए कि क्या जो मैंने ये पोर्शन जो ऑरेंज कलर से दिखा रखा है वो, और जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है वो डिसजॉइंट है, नहीं है, क्योंकि ये इतना इतना पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, ये पोर्शन भी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जो पहली बात है ये तो गलत है। अब दूसरी बात पे विचार करो, A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन D आर ऑलवेज डिसजॉइंट। पहले A इंटरसेक्शन C की पहचान करो,
ये वाला ए और ये सी है, तो ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया, मैंने बिल्कुल ब्लैक कर दिया। ठीक, और बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन ये हो गया। ये देखो ये डिसजॉइंट है, ये आपस में मैच नहीं करते कहीं भी, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। ठीक, इसका मतलब दूसरी बात सही है। अब देखिए हमें पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो यहाँ पर ट्रू है। कहता वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू। अब फोर्थ ऑप्शन यहाँ से अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फोर्थ है न तो वन न ही टू। तो यहाँ पर आपको मैंने देखा कि पहली सही नहीं है, सिर्फ दूसरी सही है, तो ओनली टू, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का अंतर, समुच्चयों का अंतर क्या है। तो इसको मैं वेन डायग्राम से समझा देता हूँ कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा कि ए में से इसमें क्या करना है हमें कि सिर्फ ए वाले एलिमेंट लेने हैं और वो एलिमेंट जो बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ ए वाले एलिमेंट और बी में नहीं होने चाहिए। देखिए कुछ एलिमेंट यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, तो हमें एलिमेंट कौन कौन से लेने जो ओनली ए में हो। ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए में हो, बी में ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये इतना इतना पोर्शन में क्या कर दूंगा, इसका डिलीट कर दूंगा। ये बी को पूरी को डिलीट मार दूंगा मैं, बी को डिलीट मारूंगा तो कुछ ए वाले भी डिलीट होंगे ना। तो ये जो पार्ट बचा है ना हमारे पास, ये क्या है, ए माइनस बी बचा है। तो इसको मैं लिखूंगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, x ए से बिलोंग होना चाहिए, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक, और वो एलिमेंट जो बी से बिलोंग नहीं होने चाहिए। इसी तरह से हम अगर b माइनस ए लिखें तो ये a है और ये b है। तो अगर b माइनस ए करना हो तो इस बार जो माइनस करना हो, जैसे b माइनस ए करना है तो अब a को डिलीट मार देंगे, a को पूरे को डिलीट मार दो। लो जी, हमारे पास रबर है तो हम कर देते हैं काम। ठीक, और ये जो पोर्शन बच गया ना, ये क्या है, b माइनस ए है, और इसकी डेफिनेशन आप ऊपर देख सकते हैं। अब देखिए इसको मैं वापस ड्रा करके और शेडेड पोर्शन से दिखा देता हूँ। पहले डिलीट किया था ना, वो समझाने के लिए था कि b माइनस ए तो ये वाला शेडेड पोर्शन है, a माइनस बी ये वाला शेडेड पोर्शन है। तो a माइनस बी को मैं देखिए और क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, a माइनस बी को मैं ये भी कह सकता हूँ कि a माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने घटा दिया। ठीक है, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और इसको भी मैं कह सकता हूँ कि b माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो कॉमन है उसको माइनस कर दिया तो भी वही आना है। तो इस चीज़ को जो है ना, b माइनस ए इज इक्वल टू दिस एंड a माइनस बी इज इक्वल टू दिस, इसको जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यूज़ करेंगे इस चीज़ को। अब लास्ट ऑपरेशन हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देख लेते हैं, देखिए कि जैसे ये हमारे पास है कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए जो है इसका सबसेट है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सभी एलिमेंट आते हैं जो ए में ना हो और बाकी सारे यूनिवर्सल सेट में हो, यानी ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो किस में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स किससे बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट से, एंड
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, ये ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होगी कि एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखो कि जो शेडेड पोर्शन है इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब इस शेडेड पोर्शन में नहीं होना चाहिए और कहीं भी, यानी ए, यानी ए डैश का फिर से आप डैश करोगे ना तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन वही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट में जो 2 ऑपरेशंस करवाई है ना, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, इनके ऊपर हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करने हैं। तो इन दोनों ऑपरेशन पे हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करने हैं। तो जैसे डिफरेंस पर अगर हम देखें ना तो ये देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो ये सारे हमें जो है डिस्कस करने हैं। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी हमारे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ हमारा एक पॉइंट रह गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये है, तो इसको भी हमने डिस्कस करना है। और देखिए इस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन जो है इस पोर्शन में से पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर वही समय वाली समस्या है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नहीं करवा पाऊँगा। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। तो कुल मिलाकर के इसके 3 पार्ट हमारे पूरे हो चुके हैं, 2 पार्ट और में सेट पूरा हो जाएगा ये। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इन 5 पार्ट में सेट्स के हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।